बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत और उसके बाद फिर से नीतीश कुमार यानी कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार की सीएम पद पर ताजपोशी होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सहयोगी दलों को कितने मंत्रालय दिए जाएंगे, इस पर माथापच्ची लगातार जारी है। बता दें आपको कि एनडीए के घटक दलों की बैठक जो है पटना में हुई और उस बैठक में नीतीश कुमार को यहां पर विधायक दल का नेता चुनने पर चर्चा हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पेच फंसा हुआ है यहां पर बीजेपी और जेडीयू को लेकर कि आखिरकार कितने विधायक जेडीयू कोटे से मंत्री बनेंगे, कितने विधायक बीजेपी कोटे से मंत्री बनेंगे। और रामविलास पासवान की पार्टी यानी कि चिराग पासवान जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एलजेपीआर, क्या इस बार बिहार में वो भी अपना दबदबा मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे? क्योंकि चिराग पासवान ने कहा है कि हमने लंबे अरसे तक मेहनत की है और लंबे अरसे तक मेहनत करते हुए हमें उम्मीद जरूर थी कि इस बार भी जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, विधानसभा के आंकड़े भी उसी के मुताबिक रहने वाले हैं। 19 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने जीत दर्ज की। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ संभावित चेहरे बता रहा हूँ जो कि शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसमें सम्राट चौधरी और यहाँ पर विजय सिन्हा दोनों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इसके साथ साथ जेडीयू कोटे से विजय चौधरी, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार को मंत्री बनाया जा सकता है और भी बहुत से नाम शामिल हैं, कुछ युवा नेताओं के नाम भी शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से अभी तक कोई संभावित मंत्री दिखाई नहीं दे रहा है। तो किसे ये बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी यदि उनकी पार्टी से कोई मंत्री बनता है? उपेंद्र कुशवाहा की भी मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद की मांग है, जितन राम मांझी भी मांग कर रहे हैं। तो ये तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे यही रहेगा, अशोक चौधरी का फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होना। बड़े आरोप लगे उन पर। पटना में उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां बना रखी है। बकौल प्रशांत किशोर ये कहा गया कि 200 करोड़ रुपए के घोटाले में अशोक चौधरी शामिल है। उनकी बेटी शांभवी चौधरी समस्तीपुर से एलजेपीआर की सांसद हैं और विधानसभा चुनाव के मतदान के चलते जिस तरीके से वो चर्चा में रही कि जैसे उन्होंने दोनों उंगलियों पर अपने वोट के निशान दिखाए, उन खबरों ने भी काफी तूल पकड़ा। तो आखिरकार अशोक चौधरी दागी चेहरा होने के बावजूद भी जिन पर आरोप लगे हैं अमन जी, क्या उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना ठीक है? देखिए जी बिल्कुल, और दिनेश जी आपने जिस तरह की बातों को सामने रखा है और जिस तरह के सवालों को सामने रखा है उससे एक बात तो निकल के सामने आती है कि यहाँ पर इस दफा जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें बहुत सारे नामों को तय करना एनडीए कुनबे के लिए आसान नहीं होने वाला है। आप जरा देखेंगे कि जब आरजेडी से छूटकर बीजेपी के साथ जेडीयू ने सरकार बनाई थी, उस वक्त भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि भाई बहुत हो गया, अब मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का होना चाहिए। लेकिन तब तो बात बैठक करके और तमाम तरह से बातचीत के जरिए सुलझाएगी कि भाई चलिए मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे, लेकिन हमारे 2 डिप्टी सीएम होने चाहिए, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, दोनों को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। नहीं, इसके साथ साथ विधानसभा स्पीकर भी बीजेपी मांग कर रही है। लेकिन जिस तरह से अगर हम अभी की बात करें दिनेश, तो अभी स्थिति उलट नजर आती है। आप देखिए ड्राइविंग सीट पर इस समय बीजेपी दिखाई पड़ती है और जो आंकड़े निकल कर सामने आते हैं आप जरा देखें कि लगभग 90 के आसपास बीजेपी है, 20 के आसपास लगभग एलजेपीआर है और ये तकरीबन 108 110 के आसपास का मोटा मोटा आंकड़ा बन जाता है। यानी कि बीजेपी और एलजेपीआर जो है यहाँ मिलकर एक बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ने वाले हैं। और साथ में जेडीयू के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो है तमाम दल सहमत या असहमत हो, लेकिन उन्हीं के नाम पे कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई दिखाई पड़ेगी। आपने देखा कि जब जो है चिराग पासवान की तरफ से कहा गया था कि भाई मैं बिहार में आना चाहता हूँ, बिहार की राजनीति करना चाहता हूँ, तब एनडीए कुनबे के जितना मांझी ने कहा था कि बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। और यहाँ तक कि जब सीटों का बंटवारा हुआ तब भी जितना मांझी ने कहा था कि हम एलजेपीआर के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि एनडीए के अंदर भी जो लोग हैं वो बड़े आपस में कनेक्टेड नहीं है और बिल्कुल विरोधाभास होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप देखिए जब जो कह सकते हैं जितना मांझी को सीटें दी गई थी और कम सीटों पर उनको
जो राजी किया गया था, तब भी वो नाराज थे। अब ऐसे में यहाँ उनकी भूमिका क्या होगी ये भी देखना होगा। साथ में एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से, क्योंकि 19 अब लगभग विधायक उनके भी हैं, तो किस तरह से उनके जो कह सकते हैं कि दल को तवज्जो बीजेपी यहाँ पर देती दिखाई पड़ेगी। क्या वो डिप्टी सीएम भी उनकी तरफ से जाएगा? और साथ में सम्राट चौधरी मांग तो कर सकते हैं ना सर यहाँ पे जी। कि बीजेपी जब विधानसभा स्पीकर और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रही है तो फिर एलजेपीआर से भी एक डिप्टी सीएम होना चाहिए। तो इसमें क्या सम्राट चौधरी का पत्ता कटेगा या विजय सिन्हा को बाहर किया जाएगा? बिल्कुल वहीं पे आ रहा था जी, क्योंकि जैसे सम्राट चौधरी को प्रशांत किशोर ने तमाम पोल खोली उनके एजुकेशन को लेकर, उनके 10th के सर्टिफिकेट को लेकर और तमाम तरह से उनकी जो डिग्रियां हैं उसको लेकर कि भाई तमिल लैंग्वेज में आपने कैसे ये डिग्री हासिल कर ली। इस तरह के तमाम गंभीर आरोप लगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर तमाम तरह के आरोप लगे, कई गंभीर मुद्दों में कह सकते हैं आरोपों में उनको घेरने का प्रयास किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से उनकी जीत हुई है और इस जीत के बाद क्या बीजेपी उनको चाहेगी कि भाई उन्हीं के सर पर ताजपोशी की जाए कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, या यहाँ पर कोई रिप्लेसमेंट बीजेपी देखना चाह रही है? अब ये कल तक साफ होता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि कल लगभग कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ में उप मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो शायद शपथ ले सकते हैं, ये अनुमान लगाया जाए। और साथ में बैठक के बाद भी ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो बीजेपी के चेहरे हैं उनके ऊपर भी कई गंभीर चीजों को लेकर चर्चा हुई है। उसमें मंथन में अब कौन कौन नाम फाइनल हुए हैं ये कल स्पष्ट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हाँ, ये मानकर चले दिनेश जी कि यहाँ पर बीजेपी के लिए, एनडीए कुनबे के लिए चीजों को बांटना इतना आसान नहीं होने वाला। जैसे मैंने आपसे कहा पहले भी कि 2020 में एलजेपीआर कहीं भी नहीं थी, बड़ा आसान था आपस में चीजों को बांट लेना। लेकिन 2025 में एलजेपीआर 19 विधायकों के साथ उभर कर सामने आए, तो ऐसे में वो जरूर चाहेंगे कि भाई उनके हिस्से कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय या कम से कम एक उप मुख्यमंत्री का पद जो तो आना चाहिए। सर मैं यहाँ पर एक और सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दर्शकों की लगातार मांग रहती है, नीतीश कुमार का स्टैंड क्या क्लियर है? क्योंकि हम सब जानते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, अमित शाह ने भी, खुद नीतीश कुमार ने भी ये कहा कि हम उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे जिस वक्त उन्होंने आरजेडी के साथ 2022 में जाने का फैसला किया था। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना पक्ष बदल सकते हैं? क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी जो नंबर में हावी दिखाई दे रही है, ये इस कैबिनेट पोर्टफोलियो में भी हावी दिखाई दी, तो क्या घुटन महसूस करेंगे यहाँ पर नीतीश कुमार, और फिर उस घुटन से मुक्ति पाने का रास्ता राष्ट्रीय जनता दल उनको दिखाई देगा? देखिए बिल्कुल अभी बहुत सारी बातें हैं जो बिल्कुल खुल कर सामने आएंगी, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर आपको याद होगा कि तमाम जेडीयू के नेता ये कहते रह गए कि भाई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है। अब जबकि आज बैठक होने वाली है और बैठक चल भी रही है, उस बैठक के बाद क्या कुछ होगा, क्या अब वाकई नीतीश कुमार के चेहरे पर मोहर लगने वाली? क्योंकि लगभग अभी तो ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन क्या उनके अलावा भी कोई विकल्प ऐसा है जिसके नाम पे चर्चा हो सकती है? तो अभी संभावनाओं के दौर चलते हुए दिखाई पड़ेंगे, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश जी आप 1 साल तक मुख्यमंत्री रहिए, उसके बाद हमारा मुख्यमंत्री यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि कई बार हमने देखा है ऐसा कि उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा है कि बीजेपी और बीएसपी के बीच में इसी बात को लेकर गठबंधन हुआ था कि भाई 6 महीने के मुख्यमंत्री आप और 6 महीने, मतलब इस तरह की बातें कई बार राजनीति में होती है। सत्ता को पाने के लिए बहुत सारे समझौते करते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हाँ ये मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होगा कि बहुत बड़ी कोई टूट फूट यहाँ पे हो जाए, जेडीयू जो है भागकर आरजेडी में शामिल हो जाए, क्योंकि आरजेडी के पास भी जो नंबर है वो उतने मजबूत नहीं है कि दोनों मिलकर अगर चाहे सरकार बना लें। क्योंकि यहाँ पर अगर आरजेडी 50 के आसपास होती और यहाँ जेडीयू जिस तरह से जिस स्थिति में अगर उसी पे होती तो बहुत ज्यादा संभावना चीजें आसान होती है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार समझौता जरूर करेंगे, लेकिन ये भी मान के चलिए कि मुख्यमंत्री पद उन्हीं के पास रहने वाला। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात की जो 2 बीजेपी के डिप्टी सीएम है, हो सकता है इसमें एक पद पर एलजेपीआर की तरफ से कोई चेहरा निकल कर आए, जिसमें अरुण भारती का नाम सबसे आगे चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर एलजेपीआर अपने तमाम दावे ठोक रही है। बीजेपी के सहयोगी दल के रूप में एलजेपीआर ने लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव में भी बिहार में बड़ी जीत दर्ज की है, और इस बड़ी जीत के पीछे कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि कैबिनेट में किसका दबदबा देखने को मिलता है और मंत्रिमंडल का विस्तार किस आधार पर हो पाता है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।